नमस्कार। साहित्य हितपूर्ण चिंतन का दूसरा नाम है। इसका काम ही है जीवन का विश्लेषण कर भविष्य पथ को उसी रूप में आलोकित करना जिससे मानवीय उपलब्धियां प्रकाशित हो सके। मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज कोना मन के मुख्य अतिथि हैं सच्चे साहित्य साधक, मनीषी, रचनाकार श्री गिरिराज शरण अग्रवाल जी। आपकी रचनाओं में एक जीवनदायिनी शक्ति है, देशभक्ति है, प्रेरणा है, जीवन चिंतन की एक विशेष धारा है, अपने सिद्धांत हैं, नए मार्ग पर बढ़ने के नए संदेश हैं। वहीं दूसरी ओर सदियों से परत दर परत जमी पूंजीवादी मानसिकता, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्रांति का संदेश है। आपको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपकी उपलब्धियों को गिनवाना स्वयं सूर्य को प्रकाश दिखाने के समान होगा। आपके पूर्व सम्मानों का उल्लेख ना भी करूं तो भी कुछ विशिष्ट और महान सम्मानों का उल्लेख तो बनता ही है, जो इस प्रकार है। मानवाधिकार दशा और दिशा पुस्तक पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली भारत सरकार का प्रथम पुरस्कार 1998 में आपको प्राप्त हुआ। डॉक्टर रतनलाल शर्मा स्मृति न्यास बाल साहित्य पुरस्कार तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने देकर आपको सम्मानित किया। आपकी अगली पुस्तक आओ अतीत में चलें पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सूर पुरस्कार 2001 में आपको देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आजीवन साहित्य साधना का सम्मान आपको स्वयं श्री मुख्यमंत्री खट्टर जी ने दिया। आपको साहित्य भूषण सम्मान से भी नवाजा गया है। नमस्ते सर। इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, मैं ये बता दूं कि व्यावसायिक रूप से आप पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, वर्धमान कॉलेज, रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली बिजनौर में रहे हैं। आप पूर्व कन्वीनर हिंदी अध्ययन समिति, रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में रहे हैं। आपके सम्मान की ये एक तस्वीर है जब आप रोटरी अंतर्राष्ट्रीय मंडल 3100 के मंडलाध्यक्ष चुने गए थे। कुछ अन्य तस्वीरें इस प्रकार हैं। भाषा के संपादक श्री वेद प्रकाश वैदिक जी के साथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के साथ। आपकी साहित्यिक यात्रा उतनी ही लंबी है जितनी लंबी आपकी रचनाओं की लिस्ट है। आपने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके व्यंग, गजल, एकांकी, उपन्यास, सामाजिक संदर्भ की रचनाएं, बाल रचनाएं, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश और रचनावली जो कि स्वयं 11 खंडों में है। आपने बहुत रचनाएं की हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तिलक बोल रहा हूँ, मैं गांधी बोल रहा हूँ, मैं अरविंद बोल रहा हूँ, मैं पटेल बोल रहा हूँ, मैं विवेकानंद बोल रहा हूँ, क्रांतिवीर सुभाष, मुंशी प्रेमचंद की सुगम कहानियाँ, भारतीय गौरव के बाल नाटक, बच्चों के रोचक नाटक, मंचीय व्यंग एकांकी, न्याय व्यवस्था पर व्यंग, रोशनी बन कर जियो, बूंद के अंदर समंदर, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, चुनिंदा व्यंग, गिरिराज शरण
की रचनावली, जो कि 11 खंडों में है। सर, आपकी पहली पुस्तक तीर और तरंग सन 1964 में प्रकाशित हुई थी। आपकी साहित्यिक यात्रा मैं कहूं तो उससे पहले ही शुरू हो गई थी, जो अनवरत चल रही है। आप अपनी इस यात्रा में अपना आदर्श किसे मानते हैं, हमें बताइए। सुमन जी, इस प्रश्न में कई विचार बिंदु हैं। प्रेरणा देने के लिए समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। बचपन में मुझे प्रेरणा मिली मेरी माँ से। धार्मिक सांस्कृतिक चेतना की बिंदु वही थी। प्रतिदिन रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत पुराण का पाठ करते हुए हम उन्हें देखते थे और लगता था कि कहीं सांस्कृतिक परिवेश मेरे चारों ओर बन रहा है। युवा होते होते मुझे एक संदेश मिला मेरे पिता की ओर से। वो मेरे इस रूप में आदर्श थे कि अनुशासन उनके जीवन का अंग था और वो अनुशासन पूरे मेरे अध्यापन काल में मुझे प्रेरित करता रहा। उसके बाद दो प्रेरक और विशेष रूप से मेरे सामने हैं। साहित्य के क्षेत्र में जब मैंने प्रवेश किया तो मेरी प्रेरणा के स्रोत थे श्री काका हाथरसी जी। उन्होंने अपने अनुशासन, अपने चिंतन, अपने मनन, अपने दृष्टिकोण से मुझे प्रेरित किया था और उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में विस्तार देने के लिए मेरे साहित्य गुरु थे श्री निस्तर खान काही। जब साहित्य के क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया और आगे बढ़ा तो मुझे निरंतर सहयोग देने के लिए मेरी श्रीमती जी डॉक्टर मीना अग्रवाल निरंतर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगी रहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रेरणा का स्रोत कोई एक नहीं होता, प्रेरक भी कोई एक नहीं होता। अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में प्रेरणा के स्रोत बदल सकते हैं। सर, आपने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है, इसके पीछे क्या रहस्य है? सुमन जी, जब हम अपनी बात कहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि एक ही विधा में निरंतर हम सारी बातें कह सकें। जब कोई विस्तार से बात कहनी होती है तो उपन्यास आ जाता है। उससे संक्षिप्त में यदि किसी जीवन का चित्रण करना होता है तो कहानी हमारे सामने आती है। चिंतन मनन की दृष्टि जब सामने होती है तो गज़ल आ जाती है। और बच्चों के लिए साहित्य लिखना होता है तो विशेष रूप से नाटक आ जाता है। इस तरह से अलग अलग विधाओं में समय और परिस्थिति के अनुकूल मैंने रचना कर्म किया है। जब जैसी आवश्यकता हुई विधा अपने आप बदलती चली गई। उसके लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया कि मैं किसी एक विशेष विधा में ही अपनी बात कहना चाहता हूँ। जब जब भी आवश्यकता हुई विधा बदल गई। जैसी आवश्यकता थी वैसे ही विधा ने अपना रूप ले लिया। कहते हैं सच्चा साहित्यकार जीवन जगत की समस्याओं से अछूता नहीं रह सकता। उसकी अनुभूति में जीवन जगत की राग विरागिनियों का स्वर प्रस्फुटित होता ही है, जो आपकी रचनाओं में गजल के रूप में मुखरित हुआ है। गजल आपका प्रिय विषय है और आपकी गजल को सुप्रिया जोशी ने स्वर भी दिए हैं। गजल के बारे में कुछ बताइए। ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया।
गज़ल की दृष्टि से मैंने कुछ ज़रूरी काम किया है, ये मैं मानता हूँ। गज़ल के संबंध में पहले ये कहा जाता था कि गज़ल तो प्रेम मोहब्बत की अभिव्यक्ति करती है, प्रेमी और प्रेमिका के रूप को वर्णित करती है। लेकिन ये व्यवस्था बदली। जब दुष्यंत कुमार जी ने गज़ल के क्षेत्र में प्रवेश किया तो गज़ल समाज से जुड़ गई। लेकिन जब मैंने गज़ल में कुछ आजमाइश की तो गज़ल को मैंने आशावाद का स्वर देने का प्रयास किया। गज़ल समाज के विभिन्न बिंदुओं को तो लेकर चलती ही है आज, लेकिन गज़ल के माध्यम से हम आशावाद के स्वर भी प्रसारित कर सकते हैं। ये मेरा दृष्टिकोण रहा और मैंने इस दृष्टि से कुछ बात की है। आप कहें तो मैं कुछ अंश अपनी गज़लों के आपके सामने प्रस्तुत करूं ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि उनमें किस तरह से आशावाद आया है। एक गज़ल है, न हो दुख दर्द का साथी तो तन्हा काट देता है, न हो दुख दर्द का साथी तो तन्हा काट देता है, मुसीबत में भी इंसान वक्त अपना काट देता है। न हो दुख दर्द का साथी तो तन्हा काट देता है। नहीं होती है ताकत जिनमें तूफानों से लड़ने की, नहीं होती है ताकत जिनमें तूफानों से लड़ने की, उन्हीं शाखाओं को आंधी का झोंका काट देता है, मुसीबत में भी इंसान वक्त अपना काट देता है। अगर फैलाव में पानी के बाधा बनने लगता है, अगर फैलाव में पानी के बाधा बनने लगता है, खुद अपना ही किनारा आप दरिया काट देता है, मुसीबत में भी इंसान वक्त अपना काट देता है। और गज़ल का एक शेर है, मज़ा ये है कि सबके साथ हंसते खेलते गुजरे, मज़ा ये है कि सबके साथ हंसते खेलते गुजरे, वो जीवन क्या जिसे इंसान अकेला काट देता है, वो जीवन क्या जिसे इंसान अकेला काट देता है। और इस गज़ल का अंतिम शेर है, बहुत नन्ही सी लौ दीपक की है लेकिन ये कहती है, बहुत नन्ही सी लौ दीपक की है लेकिन ये कहती है, अंधेरी रात का पर्दा उजाला काट देता है, मुसीबत में भी इंसान वक्त अपना काट देता है। न हो दुख दर्द का साथी तो तन्हा काट देता है, मुसीबत में भी इंसान वक्त अपना काट देता है। आप के सामने एक और गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद ये मेरे उस आशावाद के स्वर को और ज़्यादा प्रकट कर सके। गर नहीं है रास्ता तो रास्ता पैदा करो, गर नहीं है रास्ता तो रास्ता पैदा करो, जिंदगी में जिंदगी का हौसला पैदा करो, गर नहीं है रास्ता तो रास्ता पैदा करो। हर अंधेरे को नई एक दीप माला भेंट दो, हर अंधेरे को नई एक दीप माला भेंट दो, हर निराशा से नई संभावना पैदा करो, हर निराशा से नई संभावना पैदा करो। दे सको तो मोम को भी रूप दो फौलाद का, दे सको तो मोम को भी रूप दो फौलाद का, कर सको तो पत्थरों में आईना पैदा करो, कर सको तो पत्थरों में आईना पैदा करो। दर्ज कर दो कल के कागज पर भी अपने दस्तखत, दर्ज कर दो कल के कागज पर भी अपने दस्तखत, आज के जीवन से कल का सिलसिला पैदा करो। आज जो भी है वो है, लेकिन कल को हमें सुधारना है, तो आज के जीवन से कल का सिलसिला पैदा करो। लेके अंबर से धरा तक जितने भी संदर्भ हैं, लेके
अंबर से धरा तक जितने भी संदर्भ हैं सब तुम्हारे हैं, सभी से वास्ता पैदा करो, गर नहीं है रास्ता तो रास्ता पैदा करो, जिंदगी में जिंदगी का हौसला पैदा करो। हिंदी साहित्य में बहुत काम हुआ है और हो भी रहा है। बहुत सारे नए उभरते लेखक और कवि सुंदर सुंदर रचनाएं रच रहे हैं, उनके बारे में कोई संदेश? सुमन जी, अभी मैं इतनी क्षमता अपने में नहीं मानता कि मुझे किसी को संदेश देना आता हो या मैं संदेश दे सकता हूँ। फिर भी केवल इतना कह सकता हूँ कि नए लेखक बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत उनके मन में चिंतन का एक स्रोत प्रवाहित है, वो उसे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन अभिव्यक्त करते करते कभी कभी जैसे किनारे टूट जाते हैं, इसी तरह से किनारे टूटने की स्थिति आती है। तो उसके लिए मेरा एक ही कहना है, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे निरंतर पढ़ें, अपने जो सीरियस और गंभीर और अपने से सीनियर लोग हैं, अपने से जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ें, उनको देखें कि उन्होंने किस तरह से अपनी बात कही है, किस ढंग से कही है, किस शैली में कही है, उनका तरीका क्या था। बस यही एक सबसे बड़ी बात है कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम अच्छा लिख सकेंगे, अपनी बात कह सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मेरे कोना मन के आमंत्रण को स्वीकार किया। कहते हैं कि साहित्य से प्रेरित होने के लिए साहित्यकार की बहुत आवश्यकता है। आज आपकी गजलों को सुनकर और इस वीडियो को देखकर हर वर्ग के लोग जरूर कोई ना कोई सीख लेंगे। आपकी रचनाओं को वो पहले भी पढ़ते थे, मैंने भी आपके मंचीय व्यंग एकांकी पढ़े हैं और उस पर बच्चों से नाटक भी करवाए हैं। अब आपकी रचनाएं और पढ़ी जाएंगी और विशेष रूप से गजलों को लोग अवश्य सुनेंगे और पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।